अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 21 से है, क्लास है सेकेंड ईयर की। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। वार्मली वेलकम टू बायो बी। अच्छा, तो बात ये है कि आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है सेल साइकिल। बात ये होती है कि जब एक सेल बन जाता है तो बनने के फ़ौरन बाद वो डिवाइड नहीं करता, बल्कि जो एक नया सेल होता है वो बनने के फ़ौरन बाद डिफरेंट मराहिल से गुज़रता है। उन मरहलों में क्या होता है कि वो सेल ग्रो करता है, वो अपने जो स्पेशल उसके ऑर्गेनेलीज़ होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो डेवलप करता है। उसके बाद वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फाइनली वो सेल इस काबिल होता है कि वो डिवाइड कर सके। अब बनने के फ़ौरन बाद सेल जब इन मराहिल से गुज़रता है, जिसमें ग्रोथ है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है और सेल डिवीज़न है, इन तमाम मराहिल को, इन तमाम सीक्वेंसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है उसको हमने बेसिकली दो फेजेस में तकसीम किया है। एक है इंटरफेस और एक है माइटोटिक फेज़। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैंने एक सेल साइकिल को ड्रॉ किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो आपको दो फेजेस बिल्कुल क्लियर हैं। ये है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ में क्या हो रहा है कि सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब माइटोटिक फेज़ के बाद या माइटोसिस के बाद जो है हमारे पास दो सेल बन गए हैं। ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं अब ये फ़ौरन डिवाइड नहीं करें, बल्कि ये क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट मरहलों से गुजर रहे हैं, ठीक है। और फिर जाकर जहाँ पर जो है वो इस काबिल हो रहे हैं कि वो डिवाइड कर सकें। अब ये जो तमाम के तमाम मराहिल हैं जिसमें ये सेल ख़ुद को इस काबिल बना रहा है कि आगे जाकर डिवाइड करे, इन तमाम मराहिल को हम कहते हैं इंटरफेस। और जिसमें ये सेल डिवाइड करता है इसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज़। इस तरह ये दोनों की दोनों फेजेस, माइटोटिक फेज़ और ये जो ये सारे मराहिल हैं इंटरफेस के, ये मिलकर बनाते हैं सेल साइकिल। तो चलिए चलते हैं सेल साइकिल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर में इंटरफेस के हवाले से। बात ये होती है कि जब एक सेल बन जाता है तो बनने के फ़ौरन बाद उसने डिवाइड नहीं करना, ठीक है। उसने जिस मरहले से गुज़रना है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस जो है, आप सिंपल ये समझें कि एक सेल डिवीज़न हो गई, उसके बाद जब वो सेल जो नए बने हैं सेल्स, जब वो दोबारा डिवाइड करेंगे तो उसके बीच में जितना भी अरसा है, जितना भी दौरानिया है, वो कहलाएगा इंटरफेस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है कि बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स, इसका मतलब है कि एक डिवीज़न होगी, उसके बाद जब दोबारा डिवीज़न होगी उसके दौरान में जितना भी अरसा है उसको हम कहेंगे इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में एक गलतफहमी ये होती है कि ये रेस्टिंग फेज़ है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। ये रेस्टिंग फेज़ हरगिज़ नहीं होती है, बल्कि इस फेज़ में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके बाद ये सेल इस काबिल होता है कि ये डिवाइड कर सके। अब वो जो डिफरेंट मराहिल होते हैं जो इंटरफेस के अंदर आते हैं, उनमें एक होती है G1 फेज़, देन S फेज़ और उसके बाद होती है G2 फेज़, ठीक है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं तो हमने इसको डिफरेंट सब फेजेस में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे G1 फेज़ की। G1 फेज़ को हम गैप 1 फेज़ भी कहते हैं। डॉटर सेल्स बनने के बाद सबसे पहले इस मरहले में दाखिल होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। इसमें सेल बेसिकली ग्रो करता है, अपने जो स्पेशल उसके ऑर्गेनेलीज़ होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है, अपने स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स बिल्ड करता है, अपने पास जो स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनकी उसको फ्यूचर में ज़रूरत होगी वो सिंथेसाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल ने फ्यूचर में डिवाइड करना है तो वो अपने पास बनाएगा हेलिकेजेस बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, प्राइमेज बनाएगा। इसके अलावा सेल जो है अगर डिवाइड करने जा रहा है तो फिर उसने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं। डीएनए बेस्ड यूनिट्स का मतलब है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। ये तमाम चीज़ें वो सिंथेसाइज करेगा ताकि वो अगले मरहले में आसानी से दाखिल हो सके, ठीक है। तो बनने वाले सेल्स ने सबसे पहले जाना है G1 फेज़ में, जिसमें वो अपने स्पेशल फीचर्स, अपने स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बनाएंगे, स्पेशल प्रोटीन्स जो हैं वो बनाएंगे।
जब एक सेल बन जाता है और बनने के बाद वो अपनी ग्रोथ कर लेता है, अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेता है, तो कभी कभार ये होता है कुछ सेल्स में और अदरवाइज़ जनरली तमाम सेल्स में ये होता है कि वो G0 फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। अब G0 फेज़ का मतलब ये होता है कि इस दौरान में सेल कोई और फर्दर डेवलपमेंट नहीं करेगा रिगार्डिंग सेल डिवीज़न, बल्कि वो यहाँ पर हो सकता है अपना कोई काम जो है वो शुरू कर दे या थोड़े अरसे के लिए यहाँ पर रहे। अब यहाँ पर G0 फेज़ में कितनी देर तक सेल रहेगा, कितनी देर तक वो फ्यूचर में कोई स्टेप नहीं लेगा सेल डिवीज़न के हवाले से, ये डिपेंड करता है सेल की टाइप के ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि कोई सेल जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहे, चंद दिनों के लिए रहे, चंद हफ्तों के लिए रहे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल यहाँ पर कई सालों के लिए रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए G0 फेज़ में रहे और उसने जो G1 फेज़ में अपने स्पेशल फीचर्स डेवलप किए थे उनकी मदद से वो जो उसका रूटीन वर्क है वो परफॉर्म कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंसान में जो ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं वो जब एक दफ़ा डेवलप हो जाते हैं, एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो फर्दर बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हैं, बस अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो G0 फेज़ में दाखिल होने के बाद सेल अपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा रिगार्डिंग सेल डिवीज़न, वो उसमें रहेगा, डिपेंड कि वो कितनी देर के लिए रहना चाहता है या वो वहीं पर रहकर अपने काम को परफॉर्म करना चाहता है। अच्छा, इसको एक नज़र हम देखते हैं डायग्राम के हवाले से भी, ताकि ये अभी क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें इन डॉटर सेल्स की। ये जो डॉटर सेल्स हैं जब ये बन गए हैं तो ये G1 फेज़ से गुजरे हैं। G1 फेज़ में क्या हुआ कि इन्होंने ग्रो किया, इन्होंने अपने स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्ड किए, स्पेशल प्रोटीन्स बनाई, एनर्जी बनाई, DNA न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, अपने आप को फुली रेडी कर लिया फॉर द नेक्स्ट फेज़। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो है G1 फेज़। G1 फेज़ जैसे ही मुकम्मल होती है तो सेल्स अक्सर इस फेज़ में दाखिल हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ में जब तक सेल रहता है वो कोई और कदम नहीं उठाता रिगार्डिंग सेल डिवीज़न या सेल साइकिल। वो इस देर में कितनी देर तक रहे, इस फेज़ में कितनी देर तक रहेगा, ये डिपेंड करता है सेल की नेचर के ऊपर। ये दौरानिया G0 फेज़ का वेरी करता है सेल टू सेल। ठीक है, अच्छा, G0 फेज़ में बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि फ्यूचर में डिवाइड ना करें, तो यहाँ पर जब वो G1 फेज़ में ग्रो कर लेते हैं तो फिर वो G0 फेज़ में दाखिल हो जाते हैं और जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही सेल जो है G0 फेज़ में ये डिसाइड करता है कि उसने आगे जाकर डिवाइड करना है, तो वो जिस फेज़ में दाखिल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज S फेज़। S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, इस मरहले में सेल अपने DNA को बनाता है, अपने DNA को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाता है अपने DNA की। नतीजतन क्या होता है कि एक DNA से हम दूसरा DNA बना लेते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो क्रोमोसोम है जो इससे पहले सिर्फ एक क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, इस मरहले के बाद हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लाइन नज़र आएगी, क्रोमोसोम नंबर इज़ डबल्ड। इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि एक्चुअली नंबर जो है वो डबल हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम जो है उसके पास जो पहले एक क्रोमेटिड था, अब उसके पास दो क्रोमेटिड्स हैं या दो आर्म्स हैं, और दोनों आर्म्स आपस में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर के ज़रिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये चीज़ भी जो है वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो एक क्रोमोसोम है उसके पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो G1 फेज़ में क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक क्रोमेटिड है, और राइट आफ्टर S फेज़ क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड इस जगह पर जुड़े हुए होते हैं और इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जब क्रोमोसोम जो हैं वो ख़ुद को इस तरह से अपने दो क्रोमेटिड्स बना लेते हैं, अपने आर्म्स बना लेते हैं, तो उसके बाद वो जिस मरहले में दाखिल होते हैं इसको हम G2 फेज़ भी कहते हैं। G2 फेज़ को हम प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। प्री माइटोटिक का मतलब है माइटोसिस से बिल्कुल पहले वाली फेज़।
इस मरहले में सेल खुद को फुली प्रिपेयर कर लेता है कि वो फ्यूचर में जाकर डिवाइड कर सके, ठीक है। यानी कि माइटोसिस से पहले वाला ये मरहला होता है और इसमें सेल अपने लिए वो तमाम चीज़ें बना लेता है जिसके ज़रिए वो आसानी से डिवाइड कर सके, जैसा कि वो एटीपी को बना लेता है, जैसा कि वो प्रोटीन्स बना लेता है। माइटोटिक ऑपरेटर्स के लिए उसको जो आरएनए चाहिए होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें बना लेता है ताकि माइटोसिस में जब वो डिवाइड करने जाए तो उसको कोई भी परेशानी ना हो या उसको कोई मसला पेश ना आए। तो ये वो मरहला होता है, ये वो फेज़ होती है जिसके बाद सेल आसानी से जो है वो माइटोसिस के अंदर दाखिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी फेज़ हो, G1 फेज़ है या S फेज़ है या G2 फेज़ है, जब उसका इख्तिताम होता है तो उससे पहले चेक किया जाता है कि क्या वो फेज़ मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है, कहीं उसमें कोई एस्पेक्ट तो नहीं रह गया। और जब ये फुली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये फेज़ मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तब सेल जो है वो नेक्स्ट फेज़ में दाखिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, एक दफ़ा पीछे चलते हैं ताकि हम डायग्राम से भी देख लें कि एक्चुअली में क्या हो रहा है सेल के साथ, ताकि ये एस्पेक्ट जो है वो ना रह जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये सेल साइकिल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस सेल साइकिल में आज जो हमारा फोकस है वो है इंटरफेस पे, ठीक है। अच्छा, ये है डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल्स के हवाले से मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये दाखिल होंगे G1 फेज़ में। G1 फेज़ के मुकम्मल होते साथ ही ये G0 फेज़ में जाएंगे। G0 फेज़ में हो सकता है ये थोड़े दिन रहें, थोड़े अरसा रहें, उसके बाद ये हो नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फेज़ को हमने कहा था S फेज़ या सिंथेसिस फेज़, जिसमें क्या हुआ था कि हर क्रोमोसोम ने अपने 2-2 क्रोमेटिड्स बना लिए थे। अच्छा, जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया था और हर क्रोमोसोम के 2-2 क्रोमेटिड बन गए थे, उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो है G2 फेज़। G2 फेज़ में ये होता है कि सेल अपने आप को फुली रेडी कर लेता है, फुली प्रिपेयर कर लेता है फॉर द सेल डिवीज़न, ठीक है। इस दौरान में सेल क्या करता है कि अपने लिए जो स्पेशल उसकी प्रोटीन्स होती हैं वो बनाता है, अपने पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, माइटोटिक ऑपरेटर्स का हर एस्पेक्ट कंप्लीट कर लेता है ताकि मामूली सी भी देर ना लगे और सेल बिना किसी परेशानी के अपने माइटोटिक फेज़ को आसानी से मुकम्मल कर सके। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि G1 के इख्तिताम पर, S फेज़ के इख्तिताम पर या G2 के इख्तिताम पर एक दफ़ा ज़रूर चेक किया जाता है कि क्या फ़ेज़ मुकम्मल हो गई है अच्छे तरीके से या नहीं हुई है। और जब ये कंफर्म हो जाए कि ये फ़ेज़ मुकम्मल हो गई है तो सेल नेक्स्ट फ़ेज़ में दाखिल होता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट फ़ेज़ है उसको हम कहते हैं माइटोटिक फ़ेज़, जिसमें सेल डिवाइड करेगा। अच्छा, ये माइटोटिक फ़ेज़ और उस यहाँ से लेके ये वाली सारी फ़ेज़ है जिसको हम इंटरफेज़ कह रहे हैं, ये दोनों फ़ेज़ेस मिलके बनाती हैं हमारा सेल साइकिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लें कि हर फेज़ जो होती है उसका दौरानिया डिफरेंट होता है, स्पीशी वाइज भी वेरी करता है। जैसा कि अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का जो एवरेज सेल साइकिल है वो नॉर्मली 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स का मतलब है एक दिन, ठीक है। अच्छा, इसमें हर फेज़ का अपना अपना दौरानिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो माइटोसिस का दौरानिया होता है 30 मिनट्स, G1 फेज़ 9 आवर्स, S फेज़ है 10 आवर्स और G2 फेज़ है 4.5 आवर्स, ठीक है। तो ह्यूमन सेल में कुछ इस तरह से सेल साइकिल होता है। इसके बरक्स अगर हम यीस्ट में जाएं, यीस्ट जो एक फंजाई है और सबसे ख़ास बात कि वाहिद यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके यहाँ जो सेल साइकिल का दौरानिया होता है ये 90 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली ये देखा कि सेल जो है जब बन जाता है उसके बाद वो डिफरेंट मराहिल से गुज़रता है, फिर कहीं जाकर वो डिवाइड करता है और ये जो सारा मरहला होता है जिसमें वो डिफरेंट मराहिल से गुज़रता है और फिर जाके डिवाइड करता है, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल में आज हमने फोकस किया है इंटरफेस के ऊपर, जिसमें हमने 3 एस्पेक्ट्स की बात की, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माइटोसिस के हवाले से। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज़।